केंद्र ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये किसानों की अभी अधूरी जीत है। एमएसपी को कानूनी रूप मिलने के बाद ही किसानों की पूरी जीत होगी। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार 15 जनवरी से पहले एमएसपी पर कोई कानून बना देगी? इट्स एक्चुअली अ बैटल हाफ डन, और ये हाफ डन इसलिए है क्योंकि जो लॉज वापस होने तो बहुत ज़रूरी थे, तो वो तो हो गए, लेकिन जो अगला कदम है, क्योंकि खेती एक बड़े गंभीर संकट से गुजर रही है, तो उसमें निकालने के लिए भी हमें एक कदम लेना पड़ेगा। 1700 रुपये से कम में किसान परिवार गुजारा करता है आधे देश में। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि वो 1700 रुपये में कैसे गुजारा करता होगा? क्या कभी किसी ने सोचा है कि अगर आप पंजाब में हों या किसी और प्रदेश में भी हों, तो 1700 रुपये में तो आप गाय नहीं पाल सकते, तो किसान अपना परिवार कैसे पालता होगा? समझने की ज़रूरत है। और ये इसलिए क्योंकि मार्केट के हवाले था वो किसान। मैं कहता हूँ मार्केट मतलब है कि देखिए, सिर्फ 6% किसानों को भारत में एमएसपी मिलता है। 94% फार्मर्स जो हैं वो बाज़ार के ऊपर टिके हुए हैं। तो अगर बाज़ार इतना कॉम्पिटेंट होता या इतना एफिशिएंट होता, तो मुझे बताइए कि किसान परिवारों की या किसान की इनकम जो है वो 20,000 रुपये सालाना क्यों होती, इतनी कम क्यों होती? इसका मतलब है कि बाज़ार एक्चुअली फेल हो गया, या मार्केट्स फेल होगी किसान को एक अच्छी आय देने के लिए। और इसीलिए किसान जो हैं वो रिपीटेडली मांग कर रहे हैं कि हमारी आय को बढ़ाया जाए, लेकिन आय बढ़ाने के लिए वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक गारंटेड प्राइस बनाना चाहते हैं, मतलब उसको मैंडेटरी बनाना चाहते हैं, ताकि जो भी खरीद हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर खरीदे, चाहे वो कंपनियां खरीदे या ट्रेडर्स खरीदें, जो भी खरीदे या सरकार खरीदे, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके नीचे नहीं खरीद होनी चाहिए, उसके ऊपर या उस लेवल पे खरीद हो कम से कम। ये किसानों की डिमांड है। और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर आपने आज खेती को संकट से बाहर निकालना है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उनका ये मानना था कि एमएसपी पर कानून बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर एमएसपी पर कानून बना तो किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा उनकी फसलों की खरीद पर। फियर साइकोसिस जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, वो क्रिएट करने के लिए था। जब भी किसान को हमने पैसे देने होते हैं या उसकी सपोर्ट करनी होती है, तो मैंने ये देखा है कि देश में एक हाहाकार मच जाता है। 71% किसानों को तो पता ही नहीं कि एमएसपी क्या होता है, कि या वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो यानी उनको तो ये इतने सालों से यही नहीं पता था कि वो किस चीज़ को मिस कर रहे हैं या क्या उनका हक था जो उनको मिलना चाहिए था। 1 साल के बाद इतना लंबा संघर्ष करके किसानों ने सरकार को मजबूर किया कि ये तीनों कानून जो हैं वो वापस लिए जाएं। अगर केंद्र सरकार को किसानों की मांगों के सामने झुकना ही था, तो फिर उन्होंने 1 साल तक जिद क्यों पकड़े रखी? इसमें कोई शक नहीं है कि बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था देश में कि भाई ये लॉज वापस हो जाएंगे। ये माना जा रहा था कि इसमें अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, अमेंडमेंट्स या सुधार के साथ ये वापस लाए जाएंगे कानून। लेकिन देखिए, तीनों के तीनों कानून वैसे के वैसे ही शेप में या शक्ल में वापस लिए जाएं, ये बहुत बोल्ड डिसीजन था। अगर 1 साल ये पहले हो गया होता, तो कम से कम जो शहादतें हमने देखी हैं 700 प्लस किसानों की, वो शायद बच जाती। इतना बड़ा, इतना लंबा संघर्ष कहीं नहीं हुआ है, और इतना महत्वपूर्ण भी संघर्ष नहीं हुआ कि जो एक बदलाव की तरफ हमें लेके जाने की। नरेंद्र सिंह तोमर से जब बात होती थी, तो वो हमेशा बातचीत से पहले एक ही राग दोहराते थे कि कानून रद्द नहीं होंगे, अमेंडमेंट इनमें हो सकता है। अगर किसान संगठन कानून रद्द करने की बात को छोड़ के हमसे बात करना चाहें तो बातचीत संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अचानक बिना कृषि मंत्री या किसान संगठनों से बात किए एकदम से उन्होंने कह दिया कि कृषि कानून वापस हो रहे हैं। इसकी क्या वजह थी? किसानों को कन्विंस नहीं कर पाया कि इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, लेकिन इलेक्शन तो हमारे सामने है और हम सब जानते हैं कि वो एक बड़ा डोमिनेंट फैक्टर था। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद किसानों ने 1 साल से ज़्यादा लंबे समय से चल रहा अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। क्या अब केंद्र सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए किसानों की मांग पर कोई कानून बनाएगी? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। 378 दिन बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। मेरा मानना है कि हिस्टोरिक है ये, अगर हम सही माने में समझना चाहें, क्योंकि 1 साल के बाद इतना लंबा संघर्ष करके किसानों ने सरकार को मजबूर किया
कि ये तीनों कानून जो हैं वो वापस लिए जाएं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस रिफॉर्म्स को हम लाना चाहते थे देश में, यानी कॉरपोरेट्स के हवाले खेती को करना या कॉरपोरेट्स को इन्वॉल्व करना खेती में, वो कहीं पर भी दुनिया में किसानों की आय बढ़ाने में वो सक्सीड नहीं कर पाया। तो जब वहाँ पर वो फेल हो गया है दुनिया भर में आय बढ़ाने के लिए किसानों के, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि ये जो मार्केट रिफॉर्म्स या बाज़ारीकरण जो होगा खेती का, उससे हम ये सोचें कि खेती जो है ये इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगी। जब दुनिया में अमीर देशों में वो नहीं हो पाई, तो मेरा मानना है कि वो हमारे देश में चमत्कार ऐसा एक्सपेक्ट करना वो गलत था। और ये अच्छा हुआ कि सरकार ने तीनों कानून वापस लिए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे से आप पूछें कि भाई क्या इसका रिलेशनशिप है, कितनी इम्पोर्टेंस है दुनिया में, तो मैं ये मानता हूँ कि जब आपको याद होगा बर्लिन की जो वॉल थी, जब बर्लिन की वॉल को गिराया गया था, वो एक बहुत हिस्टोरिक डेवलपमेंट थी 1989 की, जिसमें कि ईस्ट जर्मन के जो लोग थे उनको एक आज़ादी मिली थी। आप मानेंगे इस बात को। तो मेरा मानना है कि जो ये लॉज वापस किसानों ने करवाए हैं या किसानों के करके गुस्से के करके या रोष करके वापस हुए हैं, वो भी जो है उससे महत्व, अगर हम उसकी देखें, महत्वता देखने की कोशिश करें तो उससे कम नहीं है। क्योंकि एक जो मार्केट का या बाज़ार की एक जो दीवार थी वो किसानों ने तोड़ दी, और वो एक किसानों की जो सच्ची आज़ादी है वो अब होगी, क्योंकि किसानों को एक गारंटेड इनकम चाहिए, और गारंटेड इनकम ही जो है किसान की एक आज़ादी होगी। तो ये पहला कदम जो एक लिया जा चुका है, क्योंकि रिफॉर्म्स वापस हुए या लॉज वापस हुए, मुझे लगता है कि हम दूसरा स्टेप लेने के लिए अब हम तैयार होने चाहिए। क्योंकि जैसा आपने कहा कि क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल पाएगा किसानों को, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो अगला स्टेप होना चाहिए। किसी भी विकास की, खेती के विकास की जो प्रतिक्रिया है, उसमें अगला स्टेप मिनिमम सपोर्ट प्राइस या गारंटेड प्राइस होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार को किसानों की मांगों के सामने झुकना ही था, तो फिर उन्होंने 1 साल तक जिद क्यों पकड़े रखी? ये बहुत सवाल कॉमन है, क्योंकि भाई अगर ये ही बात करनी थी तो 1 साल पहले भी हो सकती। तो मैं ये मानता हूँ कि ये डिसीज़न बिलेटेड था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बोल्ड डिसीज़न था, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था देश में कि भाई ये लॉज वापस हो जाएंगे। ये माना जा रहा था कि इसमें अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, अमेंडमेंट्स या सुधार के साथ ये वापस लाए जाएंगे कानून। लेकिन देखिए, तीनों के तीनों कानून वैसे के वैसे ही शेप में या शक्ल में वापस लिए जाएँ, ये बहुत बोल्ड डिसीज़न था। येस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर 1 साल ये पहले हो गया होता तो कम से कम जो शहादतें हमने देखी हैं 700 प्लस किसानों की, वो शायद बच जाती। और ये भी हम जानते हैं कि इतना जो समय लगा, इतना स्ट्रगल जो था, इतना संघर्ष जो था, वो किसानों को नहीं करना पड़ता। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार ये लगता है कि जो हिस्टोरिक डिसीजन होते हैं, शायद उसमें ये सब बातें अनदेखी हो जाती हैं जब हम इसकी महत्वता को जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर बर्लिन वॉल 1989 में गिरी थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1979 में क्यों नहीं गिरी। लेकिन एक शायद समय होता होगा, और मुझे लगता है कि जो 2020 और 2021 का जो किसान संघर्ष है, ये दुनिया में एक ऐतिहासिक संघर्ष है, क्योंकि इतना बड़ा, इतना लंबा संघर्ष कहीं नहीं हुआ है, और इतना महत्वपूर्ण भी संघर्ष नहीं हुआ कि जो एक बदलाव की तरफ हमें लेके जाने की एक संकेत देता है। शर्मा साहब, आपने देखा होगा कि जब भी किसान संगठनों की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जब बात होती थी, तो वो हमेशा बातचीत से पहले एक ही राग दोहराते थे कि कानून रद्द नहीं होंगे, अमेंडमेंट इनमें हो सकता है। अगर किसान संगठन कानून रद्द करने की बात को छोड़ के हमसे बात करना चाहें तो बातचीत संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अचानक बिना कृषि मंत्री या किसान संगठनों से बात किए एकदम से उन्होंने कह दिया कि कृषि कानून वापस हो रहे हैं। इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये अचानक जो आपने कहा कि कानून वापस हुए हैं, ये तो मेरा मानना है कि मीडिया भी, एक्सपर्ट्स भी, इकोनॉमिस्ट भी, और हर किस्म के जो हमारे सोचने वाले लोग हैं, उनको सबको ये लगा था कि अचानक कैसे हो गया। सडनली प्रधानमंत्री जी टेलीविज़न पर ये अनाउंसमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि माफ़ी भी मांगी कि मैं किसानों को कन्विंस नहीं कर पाया कि इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। लेकिन मेरा मानना कि शायद सरकार को 1 साल लगा
समझने के लिए कि ये किसान क्यों इतने गुस्से में हैं और इतना अपना रोष प्रकट कर रहे हैं सड़कों पर बैठे हुए, और ये क्यों वापस नहीं जाना चाहते। तो उनको शायद 1 साल लगा है समझने के लिए कि ये क्या मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने कहा है कि ये जो एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई क्योंकि यूपी की इलेक्शन या पंजाब की इलेक्शन सामने थी, तो सरकार को एक ऐसा डिसीज़न अपनी वोट के लिए लेना पड़ा कि जो शायद उनको अनुकूल नहीं लगता था, लेकिन लेना पड़ा क्योंकि इलेक्शन सामने थे। हो सकता है वो भी एक कारण हो, पर मेरा मानना है कि सबसे मुख्य कारण जो ये था कि जब उनको ये समझ आया कि जब ये रिफॉर्म्स दुनिया में फेल हो चुके हैं, तो वो फेल्ड रिफॉर्म्स हम कैसे मानते हैं कि वो भारत में सक्सीड करेंगे या भारत में वो एक तरह का मिराकल जो है वो उन रिफॉर्म्स के करके होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण था। और आपको याद होगा मैंने बहुत बार प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा है कि कौन से देश में, अमेरिका में, कनाडा में या यूरोप के अलग अलग देशों में जहाँ पर ये रिफॉर्म्स कब से लाए गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ खेती की इनकम जो किसानों की है वो नहीं बढ़ पा रही है। तो ये सब जब आपके सामने तथ्य पेश होते हैं तो कहीं ना कहीं रीथिंकिंग तो होती है ना। तो मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। लेकिन यस, इलेक्शन तो हमारे सामने है और हम सब जानते हैं कि वो एक बड़ा डोमिनेंट फैक्टर था। शर्मा साहब, केंद्र ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये किसानों की अभी अधूरी जीत है। एमएसपी को कानूनी रूप मिलने के बाद ही किसानों की पूरी जीत होगी। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार 15 जनवरी से पहले एमएसपी पर कोई कानून बना देगी? देखिए, ये मैंने जो आपने ये कहा है ना कि आधी जीत की बात की है, ये मैंने जब ये लॉज वापस हुए थे तब मैंने भी अपने लेख में लिखा था कि इट्स एक्चुअली अ बैटल हाफ डन। और ये हाफ डन इसलिए है क्योंकि जो लॉज वापस होने तो बहुत ज़रूरी थे तो वो तो हो गए, लेकिन जो अगला कदम है, क्योंकि खेती एक बड़े गंभीर संकट से गुजर रही है, तो उसमें निकालने के लिए भी हमें एक कदम लेना पड़ेगा। क्योंकि लॉज वापस होने से वी आर बैक टू स्क्वायर वन, लेकिन वो जो संकट है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, तो उससे निकलना वो या उससे उभारना किसान को बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड स्टेप जो है वो मुझे लगता है कि उसी प्रोसेस में या उसी प्रतिक्रिया में एमएसपी को लीगल करना है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देखें कि 2016 में इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार ने पेश किया था उसमें लिखा था कि किसान परिवार की 17 राज्यों में यानी आधे देश में उनकी जो इनकम है, एवरेज इनकम, वो 20,000 रुपये साल की है। इसका मतलब ये हुआ कि 1700 रुपये से कम में किसान परिवार गुजारा करता है आधे देश में। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि वो 1700 रुपये में कैसे गुजारा करता होगा? क्या कभी किसी ने सोचा है कि अगर आप पंजाब में हों या किसी और प्रदेश में भी हों तो 1700 रुपये में तो आप गाय नहीं पाल सकते, तो किसान अपना परिवार कैसे पालता होगा, ये समझने की ज़रूरत है। और ये इसलिए क्योंकि मार्केट के हवाले था वो किसान। मैं कहता हूँ मार्केट मतलब है कि देखिए, सिर्फ 6% किसानों को भारत में एमएसपी मिलता है। 94% फार्मर्स जो हैं वो बाज़ार के ऊपर टिके हुए हैं। तो अगर बाज़ार इतना कॉम्पिटेंट होता या इतना एफिशिएंट होता तो मुझे बताइए कि किसान परिवारों की या किसान की इनकम जो है वो 20,000 रुपये सालाना क्यों होती, इतनी कम क्यों होती? इसका मतलब है कि बाज़ार एक्चुअली फेल हो गया या मार्केट्स फेल होगी किसान को एक अच्छी आय देने के लिए। और इसीलिए किसान जो हैं वो रिपीटेडली मांग कर रहे हैं कि हमारी आय को बढ़ाया जाए, लेकिन आय बढ़ाने के लिए वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक गारंटेड प्राइस बनाना चाहते हैं, मतलब उसको मैंडेटरी बनाना चाहते हैं, ताकि जो भी खरीद हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर खरीदे, चाहे वो कंपनियां खरीदें या ट्रेडर्स खरीदें, जो भी खरीदे या सरकार खरीदे, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके नीचे नहीं खरीद होनी चाहिए, उसके ऊपर या उस लेवल पे खरीद हो कम से कम। ये किसानों की डिमांड है। और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर आपने आज खेती को संकट से बाहर निकालना है तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शर्मा साहब, ये कृषि कानून वापस लिए जाने से पहले जब भाजपा के कुछ मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये मानना था कि एमएसपी पर कानून बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर एमएसपी पर कानून बना तो किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा उनकी फसलों की खरीद पर। सच क्या है? ये बड़ा अफसोस ही मैं कहूँगा कि एक ऐसी जो फिगर्स है डराने वाली आपको कि 17 लाख करोड़, जैसा आपने कहा 15 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ये सारी खरीद करनी पड़ेगी सरकार को। ये मेरा मानना ये है कि एक्चुअली ये फेयर साइकोसिस जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, वो क्रिएट करने के लिए था कि ताकि एक डर हो जाए लोगों के जहन में कि साहब किसानों को अगर हम इतना देंगे तो बजट ही देश का जो है वो खाली हो जाएगा या उसका दिवालिया निकल जाएगा। असली सच्चाई ये है कि
जब भी किसान को हमने पैसे देने होते हैं या उसकी सपोर्ट करनी होती है, तो मैंने ये देखा है कि देश में एक हाहाकार मच जाता है। टेलीविज़न में आपको डिबेट्स देखेंगे कि किसान को ये अनुदान क्यों दिया जा रहा है, ये व्यर्थ है, ये नाली में चला जाएगा, ये पैसा जो है ये सब्सिडी है, ये सब बातें होती हैं। फिर टैक्स पेयर्स का पैसा है वो क्यों इसमें जा रहा है, ये सब बातें हम सुनते आए हैं। लेकिन जब कॉरपोरेट्स को देना होता है तो कहीं चर्चा नहीं होती, सब खुश होते हैं कि साहब ये पैसा जो है देश के हित में लगा है। ये जो सोच है, मानसिकता है, मुझे लगता है कि उससे देश को निकालने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसका उपयोग करके वो और भी डराना सोचा कि ये शायद अप्रोप्रिएट होगा कि जब हम कहेंगे कि 17 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आएगा। सच्चाई ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि शांता कुमार कमेटी ने एक बार उसमें मैं जब पेश हुआ था उनके सामने, तब उन्होंने ये निकला था कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता है देश में, और जैसे मैंने आपसे कहा कि 94% किसान जो हैं वो उससे बाहर हैं, उनको नहीं मिलता है। उसमें से अधिकतर किसान ऐसे हैं, क्योंकि एक बार शरद पवार जी ने भी कहा था पार्लियामेंट में जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे कि 71% किसानों को तो पता ही नहीं कि एमएसपी क्या होता है, कि या वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो यानी उनको तो ये इतने सालों से यही नहीं पता था कि वो किस चीज़ को मिस कर रहे हैं या क्या उनका हक था जो उनको मिलना चाहिए था। तो एक तो ये सिचुएशन हमारे सामने है। दूसरा ये है जानना कि जब एमएसपी अनिवार्य हो जाएगी, तो मैंने आपसे कहा कि पहली बात तो कि सरकार को सारा नहीं खरीदना पड़ेगा, ये स्पष्ट हो गया। जब सरकार को सारा नहीं खरीदना पड़ेगा तो ये 17 लाख करोड़ रुपए की जो फिगर दी जा रही थी, ये अपने आप में ही वो डिसमिस कर देनी चाहिए, हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। उसके बाद कुछ एनालिसिस आए हैं, अच्छे जो एनालिसिस ये आए हैं वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट द्वारा भी और कुछ मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा होगा अगर सरकार सब खरीदती है। 9 लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो अतिरिक्त होगा, और अगर उसमें भी है कि जब प्राइवेट सेक्टर जब खरीद रहा होता है तो उसमें अगर जब गवर्नमेंट एंटर करती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा है पंजाब में कपास की बात देख लीजिए, जब सरकार जब सीसीआई एंटर करती है तो कपास के भाव बढ़ जाते हैं, और शुरू में जब आप देखा कि कपास की जब खरीद होती है तो कंपनियां औने पौने दाम में खरीदती हैं। लेकिन जैसे ही सरकार एंटर करती है तो बाज़ार को एक मैसेज मिलता है कि भाई अब हमें अपनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ी है। इस बार तो कमाल ही हो गया, 10,000 रुपये प्रति क्विंटल भी किसानों को दाम मिला है कपास का, और 9,000 7,000 ये तो आम है। तो इसका मतलब साफ है कि ये एक जब एंट्री होती है किसी भी ट्रेडिंग में गवर्नमेंट की, तो उसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। तो उस सब को देखा जाए तो एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि एडिशनल जो खर्चा होगा वो 5 लाख करोड़ रुपए का होगा, सालाना जो खर्चा होगा। एक इकोनॉमिस्ट हैं, चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, अब वो रिटायर हुए हैं, उनका अध्ययन ये कहता है कि जब सारा कुछ हमें, जब ये एक एमएसपी को हम बना देंगे, लीगल कर देंगे, तो जो एडिशनल एक्सपेंडिचर आएगा वो 2 लाख करोड़ रुपए का आएगा। अभी मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हमारे एक पूर्व नीति आयोग के वाइस चेयरमैन साहब होते थे, उनका कहना है कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा होगा। अब ये देखिए 1.5 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ रुपए, मुझे नहीं लगता कि हमारा देश जो है वो इतना कहते हैं उसको कि वो मतलब रिसोर्सफुल नहीं है कि जब आप सोचें कि किसानों को इतना भी नहीं दे पाएगा। हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब 7वां वेतन आयोग आया था तो आपको याद होगा उस समय जो पॉपुलेशन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, पॉपुलेशन का जो सिर्फ 4 या 5% देश की अगर पॉपुलेशन को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5% जो हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, और उनको सरकार ने 7वां वेतन आयोग दिया। उस समय ये हालांकि सेंटर ने कहा था कि ये सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए और पेंशनर्स के लिए 1,02,000 करोड़ रुपए खर्चा अतिरिक्त आएगा। लेकिन एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि जब ये सारे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी पीएसयूज़ में, अपने स्टेट गवर्नमेंट्स की उसमें, और प्लस अपने जो ये कॉलेजेस वगैरह हैं, जब ये सारे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपये से लेके 4,80,000 करोड़ रुपये का एडिशनल बर्डन सालाना होगा। आपने कभी सुना किसी ने कहा हो कि इससे वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा? आपने कभी सुना कि किसी ने कहा हो कि साहब ये पैसा कहाँ से आएगा? हाँ जी, बल्कि उल्टा हुआ, हमारे देश के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये जो खर्चा होगा, या क्योंकि आफ्टरऑल ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो ये मार्केट में आएगा। जब ये मार्केट में आएगा डिमांड क्रिएट होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और तब ये कहा कि इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। अब आप मानिए
कि अगर किसान जो कि 50% हैं देश का जो पॉपुलेशन का हिस्सा, अगर 50% पॉपुलेशन के पास ज़्यादा पैसा आएगा, अगर ये 5 लाख करोड़ रुपए, अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मान लेता हूँ, तो 5 लाख करोड़ रुपए अगर 50% पॉपुलेशन में बंटेगा, तो आप ये मानते हैं कि उससे जो है मार्केट में वो पैसा अल्टीमेटली आएगा। और जब वो पैसा आएगा तो जो डिमांड, इतनी ह्यूज डिमांड क्रिएट होगी कि वो जो डिमांड क्रिएट होगी वो आफ्टर ऑल वो बूस्टर नहीं, वो रॉकेट डोज बनेगी देश की इकोनॉमी के लिए। ये हम क्यों नहीं समझते हैं? दूसरी बात यह है कि आप देखिए, जिस दिन एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा, तो अगर 50% पॉपुलेशन जो है वो अंडर एम्प्लॉयड है या अनगेनफुली एम्प्लॉयड है, वो गेनफुली जब एम्प्लॉयड हो जाएगी तो आप देखिए शहरों पे कितना प्रेशर जो है एम्प्लॉयमेंट का वो कम हो जाएगा। तो ये तो एक ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो देश को सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाते हैं। ये देश के इकोनॉमिस्ट को समझना है। आज जो हमारे मेन लाइन इकोनॉमिस्ट है, जो आज तक हमें बोलते हैं कि सिर्फ मार्केट्स है जो आपके किसानों को ज़्यादा इनकम दे सकती है, वो गलत कॉन्सेप्ट था, वो गलत सोच थी। इट इज़ एन आउटडेटेड थिंकिंग। मुझे लगता है कि अब उसको हमें भूल जाना चाहिए, उसको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि अब टाइम बदल गया है। एंड आई थिंक उसके बदल है, उस बदलाव की तरफ अगर हम देखते हैं तो एक गारंटेड इनकम ही या लिविंग इनकम जो है वो किसानों को आज चाहिए। तो ये थे देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा, जिनका मानना है कि देश के लिए और खेती किसानों के लिए यही फ़ायदेमंद है कि उन्हें लाभकारी मूल्य मिले, और लाभकारी मूल्य मिलेगा तभी किसान खेती किसानी पर गर्व महसूस कर सकेगा। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित वालिया के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।